तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआई की, यानी कि वोडाफोन आइडिया। ये जो स्टॉक है आज काफी मतलब चर्चा में है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है आज के दिन में। मैं आपको आज की डेट भी दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 29 दिसंबर 2023 आज की डेट है। अभी इवनिंग में मैं यहाँ पे 29 दिसंबर को इवनिंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की ओपनिंग यहाँ पे इसके आसपास हुई थी, 13.25 के आसपास। एंड यहाँ पे इसका प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते अभी देख सकते हो कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 16 रुपीज के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। इससे भी मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने की स्टॉक ने ट्राई किया था। तो कह सकते हो कि 20% का यहाँ पे लिटरली अपर सर्किट लग चुका है। अगर थोड़ा सा ओवरऑल देखा जाए तो 21% के आसपास थोड़ा सा हमें डेटा देखने को मिल रहा है। जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो शायद 21 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक दिन का यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है। इसी के साथ यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल डेज में कैसा वॉल्यूम आता था एंड अभी के टाइम पर यहाँ पे किस टाइप का किस तरह वाला वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे जो आज का वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो सुबह से ही यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या ये स्टॉक उतना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर किसी तरह का न्यूज आने वाला है? ठीक है, जब तक मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी किसी टाइप का न्यूज तो अब तक नहीं आया है। हो सकता है कि इनसाइडर का कुछ हो या फिर ऑपरेटर्स भी स्टॉक में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है। वोडाफोन आइडिया आप सभी को पता ही होगा कहाँ से कहाँ तक ये स्टॉक आया है। तो लिटरली मैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये कंपनी उतनी ज्यादा अभी वर्थ इट नहीं लगती। क्यों, ये भी मैं आपको फंडामेंटल्स में बताऊंगा। आप चाहे तो ये देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल कैसा ट्रेडिंग चल रहा था एंड यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे चीजें देख लेते हैं कि क्या चल रही है, कैसी चल रही है। यहाँ पे 20% का आप यहाँ पे तेजी तो देख सकते हो। उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे 7%, 8%, 10% तक आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये तेजी बनती रहती है। उसी टाइप वाली गिरावट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% की गिरावट शायद हुई होगी। ये वाला बड़ा कैंडल देखकर आप यहाँ पे कह सकते हो। वॉल्यूम्स भी कह सकते हो कि क्योंकि ये एक छोटा स्टॉक है, इसकी प्राइस बहुत कम है, 9 रुपीज टू 16 रुपीज तक आप यहाँ पे देख रहे हो। ये यहाँ पे 11 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था एंड अगस्त में तो ये 9 to 8 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था एंड यहाँ पे अभी 16 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ना ही ये ऑल टाइम हाई है, उल्टा ये स्टॉक बहुत नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। जब आप पूरा इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, यानी कि जब से ये चल रहा था, ठीक है, उस टाइम से जब आप ये पैटर्न देखोगे तब आपको असली नजारा देखने को मिल जाएगा, जो कि हम अभी देखने वाले हैं, जो कि ये है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 120 के आसपास। तो 120 कहाँ पर है एंड ये 16 कहाँ पर है एंड अभी जो ये 8, 9, 10 के आसपास घूम रहा था वो तो लेवल कहाँ पर है ये आपको पता ही चल चुका होगा। यहाँ पे अभी जब से स्टॉक का प्राइस कम हुआ है तब से वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जियो के आने के बाद से इस कंपनी के अच्छे खासे यहाँ पे खराब दिन शुरू हो गए थे एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली नीचे 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 इनका गवर्नमेंट के जो 2G 3G का जो ड्यूज है, ठीक है, तो वो इन्होंने पे नहीं किया था। तो वो भी फाइनली गवर्नमेंट ने इसको शेयर्स में उन्हें ट्रांसफर कर दिया उन ड्यूज को एंड उसके शेयर्स गवर्नमेंट ने शायद ले लिए। तो ये चीजें यहाँ पे स्टॉक में हुई थी काफी ऊपर के साइड पर। यहाँ पे बर्बादी, अच्छी खासी बर्बादी स्टेज में उस टाइम पे हुई थी 2016 से लेकर 2020 तक, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 2020 में स्टॉक को ये 8 रुपीज 9 रुपीज के आसपास उस टाइम पे ट्रेड करता था एंड इस स्टॉक को सिर्फ सर्वाइवल के लिए जिंदा रखा है। अगर वोडाफोन आइडिया नहीं रहता, ठीक है, तो सिर्फ 2 ही कंपनी बचती है, एक है जियो टेलीकॉम सेक्टर में एंड दूसरी है एयरटेल, ठीक है। तो इन दोनों की यहाँ पे डिओपोली ना तैयार हो जाए, इसलिए इस स्टॉक को जिंदा रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से एंड गवर्नमेंट प्लस बीएसएनएल को भी यहाँ पे जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो क्योंकि जियो और एयरटेल 2 ही यहाँ पे बड़े प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, तो ये लोग ही इनका डिओपोली ना क्रिएट कर दे, इसलिए गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को अभी तक गवर्नमेंट ने जिंदा रखा है। अदरवाइज जिस किसी ने यहाँ पे 120 100 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उसका तो लिटरली 80% से भी ज्यादा का यहाँ पे कैपिटल ड्रॉ डाउन हो चुका होगा। लिटरली सपोज कर लेते हैं कि 2016 में अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो लिटरली उसका पैसा 90% तक भी उसका पैसा लिटरली डूब चुका होगा। ये तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है। वैसे इसके साथ आज और एक स्टॉक भाग रहा था, ये मैं 1 महीने का, ओके, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडस टावर भी आपको यहाँ पे
अप्रोक्सीमेटली 6% की तेजी थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये एक दिन का यहाँ पे का कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हो 6.96%। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 7% का तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे कह सकते हो कि 6% के आसपास यहाँ पे इसका तेजी बचा हुआ है। तो इंडस टावर पर भी मतलब एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन ये स्टॉक्स भी मतलब वोडाफोन आइडिया एंड इंडस टावर एक दूसरे से कनेक्टेड है। वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर के पैसे पे करनी है। वोडाफोन आइडिया ने इंडस टावर के टावर्स यूज में लिए थे उनका मतलब रेंज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसका मतलब किराया पैसा देना बाकी है। तो उस रेटेड कोर्ट में केसेस चालू है, बाकी चीजें चालू है, ठीक है। तो अगर वोडाफोन आइडिया को पैसा मिलता है तो मतलब थोड़ा बहुत आशा ऐसी होती है, मतलब थोड़ा बहुत होप है कि इंडस टावर को उसमें से थोड़ा सा मतलब उसका बचा मतलब जो कुछ किराया है वो थोड़ा सा ही सही मिल जाएगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्या वोडाफोन आइडिया किसी तरह का फंड रेज करने वाला है। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, ठीक है। ये किसी भी तरह का ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ना ही अब तक किसी भी तरह का न्यूज आया है। ऑफिशियली यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ तेजी देखने को मिली है दो स्टॉक में। तो इस वजह से लगता है कि यहाँ पे ये दोनों तेजी कनेक्टेड है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं, क्या बाकी की सारी चीजें हैं। लेकिन एक ये पिक्चर आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि मतलब जो स्टॉक पहले 120 के आसपास ट्रेड करता था वो डायरेक्टली अभी 7-8 रुपए 9 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगा एंड अभी यहाँ पे 16 रुपीज के आसपास चला गया है। तो क्या ये तेजी टिका हुआ है यहाँ पे, क्या मतलब स्टॉक इतना रिलेटिवली फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा हो रहा है, तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। एंड उससे भी पहले ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का मतलब हमने रिकमेंडेशन नहीं दिया है। खुद से रिसर्च करे, खुद से स्टडी करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले ले एंड उसके बाद ही आपको जो कर रहा है खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करे। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वेबसाइट पर चलकर हम इनका देखते हैं, बिजनेस क्या है, रिजल्ट कैसे है एंड क्या बाकी के फाइनेंशियल्स है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया इज द ये बिजनेस के बारे में है थोड़ा सा। लीडिंग टेलीकॉम, ठीक है, लीडिंग तो छोड़ दो, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मोबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ हैंडसेट्स एंड डाटा कार्ड्स। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मतलब चढ़ाकर चीजें लिखी गई है ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। वोडाफोन आइडिया का बिजनेस सभी को पता है, आप सभी के पास सिम होगे, कभी ना कभी यूज किए होगे आपने वोडाफोन आइडिया के सिम, या फिर वोडाफोन का तो यूज किया होगा, आइडिया का तो यूज किया होगा। तो ये अभी दोनों कंपनीज मर्ज हुए थे जियो के आने के बाद। तो वोडाफोन आइडिया का सिम सभी के पास होगा, एटलीस्ट यूज किया होगा आप में से किसी ने, तो इसलिए आपको इसके बिजनेस के बारे में सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर बिजनेस की बात आई है तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ myvi.in पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिचार्ज सिम रिलेटेड ही ज्यादा चीजें देखने को मिल जाएंगे एंड देर इज ऑलवेज मोर इन मोर विथ वी आई। तो कुछ ये सोनी का कुछ यहाँ पे शायद 30 डेज का कुछ लाइव कुछ ये प्रोग्राम है, तो कुछ शायद सिम के साथ सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। उसके बाद ये इनके पोस्टपेड प्लान्स, ये सारी चीजें। वैसे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में मतलब जैसे जियो काम करता है, एयरटेल काम करता है, तो उसी टाइप पे ये भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मतलब आपको शायद डिज्नी हॉटस्टार के मेंबरशिप मिल रहे हैं रिचार्ज के साथ। यहाँ पे फुली लोडेड 1100 रुपए में यहाँ पे इतनी सारी चीजें है। यहाँ पे 701 रुपए में पर मंथ है ये, एंड यहाँ पे 501 में। तो ये कुछ इनके प्लान है इन शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पे भी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो सिम रिलेटेड ही चीज है एंड ये यहाँ पे इनका शायद डेटा रिलेटेड एक चीज है जो इससे जहाँ तक मुझे याद है जियो का भी ऐसा आता है एंड ये नेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता है तो नीचे कमेंट करके लिख दो। लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को ये सीन है कि मतलब बहुत सारे लोग वोडाफोन आइडिया को पोर्ट कर जियो एंड एयरटेल में यहाँ पे जा रहे हैं एंड यहाँ पे लेट वी आई हेल्प यू FAQ ज्वाइन दी कन्वर्सेशन एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑल न्यू वी ऐप एंड यहाँ पे कुछ ये बाकी की चीजें देख सकते हो, वी आई ऐप स्टोर, फैमिली प्लान्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इंश्योर टेलीकॉम का बिजनेस है यहाँ पे, बाकी मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ चीजें देखने जैसी है नहीं है। इंटरनेशनल रोमिंग, न्यू कनेक्शन, पोस्टपेड सर्विस, प्रीपेड सर्विस ये यहाँ पे देते हैं। स्मार्टफोन ऑफर्स पर एक बार चाहे तो क्लिक कर देते हैं क्या है यहाँ पे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर अलग अलग चीजें चेक करेंगे इनके बिजनेस के। तो ये कुछ स्मार्ट रिचार्ज रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे कैशबैक है, विथ VI स्मार्टफोन प्रोग्राम एंजॉय रिचार्ज डिस्काउंट विथ अपग्रेड टू अ स्मार्टफोन एंड अवेल 100 रुपीज रिचार्ज। तो इनका कुछ तो स्मार्टफोन रिलेटेड कुछ EMI ये कुछ है, तो ये इससे रिलेटेड चीजें है। बाइंग अ न्यू स्मार्टफोन नेवर गॉट इजी, बाय 0% इंटरेस्ट EMI।
तो ये कुछ इनका शायद कोई एक स्मार्टफोन रहेगा, उसको ये यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे स्क्रीनर पर, आपको मैंने बिजनेस दिखा दिया है अगर किसी को पता नहीं था तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हम थोड़ा सा इसका डेटा देखेंगे। 60 रुपीज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 20% की आपको एक दिन के अंदर की तेजी देखने को मिल रही है। 77,946 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। वैसे मतलब इससे पहले ये काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसका मार्केट कैप इतना गिरा है कि लिटरली अभी ये 77,000 देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कह सकते हो कि इसका आधा था। ये जो 16 रुपीज का जो प्राइस है वो पहले 8 रुपीज का था, ज्यादा नहीं, 2.5 साल पहले, ठीक है। करंट प्राइस इसका 16 का चल रहा है। यहाँ पे लो देख सकते हो, हो एक साल के अंदर का लो 5.70 का देखने को मिल रहा है। तो कंपेयर कर लो, यहाँ पे 16 में से 5.70 निकाल दो तो ऊपर का बाकी का सारा प्रीमियम है। एंड ये 5.70 कब था? इसी एक साल के अंदर था, यानी कि आज का जो डेट है इससे मतलब लास्ट के 12 महीने के अंदर ये आपको 5.70 का प्राइस देखने को मिला था। 16.2 का आज का हाई है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है, इनके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से देंगे। फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक चाहे तो और स्प्लिट हो सकता है, लेकिन कितने टुकड़े करेंगे। बुक वैल्यू लिटरली माइनस में देखने को मिल रहा है, -18.7। स्टॉक का पी गायब, आरओसी गायब, आरओई गायब। क्या मतलब रहता है इसका? कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है, नेट लॉस में कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पी तो नहीं है, तो ये यहाँ पे ईपीएस आपको क्लियरली मैक्स में मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो माइनस में ही आपको पी देखने को मिल जाएगा। कब से? 2017 के बाद से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इसका जो पीक हाई था वो था अप्रोक्सीमेटली 140 के भी ऊपर था, लेकिन उसके बाद जो ईपीएस यहाँ पे माइनस में चला गया, यहाँ पे पी भी गायब हो गया एंड ईपीएस भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि माइनस में देखने को मिल रहा है। एक महीने का डेटा में पी कुछ है ही नहीं। चलिए नीचे चलता है। प्रोज में कोई पॉइंट नहीं है। कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर लोन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारा इंटरेस्ट इन्हें पे करना पड़ता है, तो इस वजह से इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे रिजल्ट पर इम्पैक्ट आ रहा है। यही पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट मशीन जनरेटेड है, मशीन को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहती, तो कुछ मतलब सभी को एक ही तराजू में तोलने वाला ये काम रहता है। ये प्रोज एंड कॉन्स वाला इसमें स्क्रीनर में। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में। प्रमोटर्स के पास दूसरा कुछ हिस्सा ही नहीं है, मतलब तरीका नहीं है पैसे रेज करने के लिए, तो इसलिए प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं 21.7% का यहाँ पे लास्ट के 3 सालों में। मतलब कुछ सेल ऑफ उस टाइप में हुआ होगा, हम वो नीचे चेक कर लेंगे। पुअर सेल्स ग्रोथ, क्योंकि एयरटेल एंड जो ये दोनों मेन ब्रांड्स है अभी के लिए, तो अच्छे अच्छे ऑफर्स वो लोग निकालते हैं। इनके पास वीआई के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, 5G के लिए भी मतलब इनके पास शायद फंडिंग नहीं है। इनके पास पैसा ही नहीं है, ये इनका मेन प्रॉब्लम है। तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ आपको इस वजह से देखने को मिल रही है। पेयर कंपैरिजन में वोडाफोन आइडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है पेट्रोकेमिकल कुछ सेक्टर में, ठीक है। उस सेक्टर में उसे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उसका एक मेन बिजनेस वो पेट्रोकेमिकल रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे इसमें कौन कौन आता है? वोडाफोन आइडिया सेकंड नंबर पर है, भारतीय एयरटेल यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है, जिसका मार्केट कैप है यहाँ पे 6,04,910 करोड़ का। उसके बाद 77 का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 77,000 का यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप। एंड नेट क्वार्टर में कितना लॉस है? तो लिटरली यहाँ पे 4 डिजिट में इनका लॉस देखने को मिल रहा है। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है नेट क्वार्टर में। वैसे भारतीय एयरटेल पर भी एक अच्छा वीडियो बनाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस एंड बाकी सारी चीजें चेक करने वाला। टाटा कम्युनिकेशन, TTML, रेलटेल, MTNL एंड ऑन मोबाइल ग्लोबल, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टेलीकॉम में ही काम करने वाले। 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,141 करोड़, 17,000, 50,000 का टाटा कम्युनिकेशंस का ये आपको देखने को मिल रहा है। तो पी हमें चेक करना था, वोडाफोन का पी है ही नहीं तो चेक नहीं कर सकते। 56 का पी आपको भारतीय एयरटेल का देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी मतलब सभी को, ये कंपनी काफी फेमस है, लेकिन बस शेयर का प्राइस कम है तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजें करने में, क्योंकि इसमें ट्रैपिंग बहुत हो सकती है, ट्रैपिंग का खतरा हो सकता है। मतलब लिटरली मतलब लोगों को ट्रैप किया जाता है ऐसे स्टॉक्स में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले देता हूँ एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम यहाँ पे चेक करेंगे। सितंबर 2020 में 10,791 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था, वो 10,000, 9,000, ओके 9,000, फिर से 10,000 की रेंज, फिर से 10,000, फिर से 10,000 एंड अभी भी मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, सेम रेंज में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर आकर उसी रेंज में अभी ये
सेल्स उसी रेंज में चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर अभी फिर से मतलब उसी रेंज के आसपास सेल्स आते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद 10,716 करोड़ का यहाँ पे सेल्स किया, उसके लिए एक्सपेंसेस कितना किया इन लोगों ने, 6,435 करोड़ का। तो 10,000 में से 6,435 करोड़ माइनस कर लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 4,282 करोड़ का। तो 4,282 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ये रेवेन्यू के कितना है, 40% है। तो यहाँ पे इसीलिए 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है। तो अदर इनकम में यहाँ पे इन्हें 34 करोड़ आया है अदर इनकम से, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और मतलब बिजनेस से या फिर किसी और सोर्स से जो इनकम आता है उसे अदर इनकम में ऐड किया जाता है। तो वो यहाँ पे 34 करोड़ का आया है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो 4,282 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें 34 करोड़ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड करने वाली चीज है। उसके बाद इंटरेस्ट, ये है मेन चीज जहाँ पे सारा मतलब चीज होता है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। इस कंपनी ने लोन ही इतना लेके रखा हुआ है कि इनका वो लोन रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन देने में ही सारा इनका प्रॉफिट उड़ जाता है। ये देख सकते हो प्रॉफिट हुआ है 4,282 करोड़ का, एंड इंटरेस्ट का अमाउंट देना है 6,569 करोड़ का। उसके बाद डिप्रिसिएशन भी देना है 5,667 करोड़ का। तो 6 एंड 5 11,000 करोड़ के आसपास, 11 भी नहीं बोल सकते, 12,000 करोड़ के आसपास ये अमाउंट होता है। तो 12,000 करोड़ का इन्हें अमाउंट पे करना है लोन की वजह से। तो 4,282 में से 12,000 करोड़ माइनस करेंगे तो यहाँ पे आता है -7,920 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस नहीं, लॉस बिफोर टैक्स, इसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 10% का टैक्स या फिर बाकी सारी चीजें काटकर ये लॉस बन जाता है -8,738 करोड़ का। तो इतने ह्यूज लॉसेस कंपनी कर रही है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि मतलब कंपनी हर साल लॉस कर रही है। इस कंपनी को सिर्फ जिंदा ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि डिओपॉली ना होनी चाहिए एयरटेल एंड जियो की। तो इसी वजह से गवर्नमेंट में एंड प्लस मतलब अगर इसको बैंकरप्ट घोषित कर देंगे तो इस कंपनी को बहुत सारा पैसा देना है बाकी सारे लोगों का। इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट को भी पैसे देने हैं, बाकी सारे जैसे इंडस टावर है तो इंडस टावर के भी पैसे इसमें अटके हुए हैं। गवर्नमेंट का भी मतलब बहुत ज्यादा वो जो 2G 3G वाला स्पेक्ट्रम रिलेटेड जो रहता है ना, उसमें उसके जो लाइसेंस रहते हैं तो उस वाला पैसा भी इसमें अटका पड़ा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस देख सकते हो, 7,000 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, 7,000, 7,000, 6,000, 7,000, 7,900, 6,000 एंड अभी तो 8,738 करोड़ का यहाँ पे नेट लॉस देखने को मिल रहा है। ईयरली परफॉर्मेंस में चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे चीजें हैं। बाय द वे ये कब तक प्रॉफिटेबल थे, तो 2017 के आसपास तक, तो 2016 तक यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ओके, उस टाइम पे सेल्स कितना होता था, 19,489 करोड़, 20,407 करोड़, 26,000, 31,000, 35,000, उसके बाद ये 35,000 और यहाँ से मतलब थोड़ा सा बीच में ये कम ज्यादा हुआ। उसके बाद 44,000, 41,000, 38,000, 42,000, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से यहाँ पे लास्ट के 4 सालों से कह सकते हो कि एक ही रेंज में सेल्स घूम रहा है। एंड अभी हमें यहाँ पे चेक करना है, जी हाँ, हमें चेक करना था पहले भी, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा लोन था। आप यहाँ पे देख सकते हो 1,000, 1,800 इतना ज्यादा इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता था। एंड अभी भी देख सकते हो 15,393 करोड़ का मार्च 23 का ही मतलब चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। 42,000 का आसपास इन्होंने सेल्स किया, 25,424 के आसपास एक्सपेंसेस किए, 16,753 करोड़ का इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% का था। तो उसमें से अदर इनकम 354 करोड़ इन्हें अदर इनकम आया। एंड बीच में मतलब यहाँ पे भी इन्हें मतलब कुछ पैसा देना पड़ा था, ऐसे सोर्स थे। 23,354 करोड़ का इन्हें इंटरेस्ट देना है जो कि 60,000 से भी ज्यादा है। एंड 23,050 करोड़ का इन्हें फिर से एक डिप्रिसिएशन देना है। तो यहाँ पे माइनस में आ गए ये -29,298, 0% टैक्स भी लगा दे तब भी मतलब बड़ा माइनस का नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये मार्च की 23 की बात थी। अभी जो FY24 का ये यहाँ पे डेटा आएगा उसमें तो ऑलरेडी -30 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट आ चुका है, ठीक है। -30 करोड़ 987 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट लॉस अभी भी देखने को मिल रहा है। तो लिटरली ये नंबर इतने बड़े, आप सोचो, ठीक है, मार्च एक साल के अंदर 30,000 करोड़ का घाटा, लिटरली घाटा, ओके। एंड शेयर बढ़ रहा है। तो इनको मतलब फंड एंड बाकी सारी चीजें, ये मतलब ये कंपनी तो मेरे समझ के बाहर आती है। अगर आपको पता रहता है कि ऐसे कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे क्या जाता है, तो आप मुझे बताओ। लेकिन मैं तो ऐसे मतलब स्टॉक से
ज्यादा कुछ करता नहीं ऐसे स्टॉक में। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हो, आपको खुद का दिमाग है। 9,739 करोड़ के पहले रिजर्व हुआ करते थे, वो भी हो चुके हैं ओके कितना है ये 1,39,623 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे उल्टा चल रहा है। यहाँ कंपनी के रिजर्व धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, इनके धीरे धीरे नहीं फास्ट फास्ट कम हो रहे हैं डायरेक्टली। बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है रिजर्व्स में। लॉन्ग टर्म बोरिंग में देख सकते हो 9,000 11,000 के आसपास करोड़ में कर्जा था, वो भी हो चुका है 1,93,068 करोड़ का। इतना ज्यादा पैसा इन्हें बाकी लोगों को देना है, इसलिए इस कंपनी को जिंदा रखा गया है ताकि ये बाकियों का पैसा चुका सके। शॉर्ट टर्म बर्निंग भी यहाँ पे आपको 10,355 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएंगी। लीज लायबिलिटी भी, अदर लायबिलिटी भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएंगी। फिक्स एसेट में देख सकते हो 26,000 के आसपास पहले फिक्स एसेट थे, जो भी हो चुके हैं 1,66,169 करोड़ के, जिसमें प्लांट मशीनरी सबसे ज्यादा है यहाँ पे 1,06,691 करोड़ का आपको प्लांट मशीनरी देखने को मिल जाएगा। बाकी लैंड 19 है, बिल्डिंग 596 करोड़ का है, इक्विपमेंट 195 करोड़, 132 करोड़ के फर्नीचर्स एंड इंटेंजिबल एसेट भी आपको यहाँ पे 1,09,722 करोड़ के देखने को मिल जाएंगे, जो कि शायद प्लांट मशीनरी वाले यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं इसमें ये वाला जो अभी अपडेट नहीं आया है। तो फिक्स एसेट के बाद चलिए यहाँ पे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ईयरली में कवर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स का जो पहले यहाँ पे 42% हिस्सा था, वो उसके बाद 71% हो गया, 72% हो गया, 72% एंड यहाँ पे 50.36% का अभी आपको प्रोमोटर का हिस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रोमोटर्स पहले कौन है ये देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे आदित्य बिरला नुवो, जिनके पास यहाँ पे 23% का हिस्सा था, यूरो पैसिफिक सिक्योरिटी 11.49%, ग्रासिम इंडस्ट्री 6.82%, प्राइम मेटल्स 5.66%, ओरियाना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोमोटर्स में आपको ये अलग अलग नेम देखने को मिल रहे हैं, कोई भी किसी से मैच नहीं होगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो हिंडाल्को क्या है या फिर कुछ भी आप ये कर लो, इन सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे जिन लोगों को भी इनसे पैसे आने थे, उन लोगों ने उस पैसे को यहाँ पे शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऐसे नाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मतलब अगर समझ लो कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो उसके बदले में मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स ले लिए क्योंकि आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। तो ये वाला चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है, ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे नेम देखने को मिल जाएंगे। एआई अमीन इन्वेस्टमेंट, आईजीएच होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, हिंडाल्को का नाम है ट्रांस क्रिस्टल है, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, मोबिल वेस्ट, ओरियाना इन्वेस्टमेंट, प्राइम मेटल्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यूरो पैसिफिक सिक्योरिटी, आदित्य बिरला। तो ऐसे आपको यहाँ पे अलग अलग इनके शेयर होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग प्रमोटर्स में। ओके, इन्हें प्रमोटर्स में कंसिडर किया है। एफआईएस में आप यहाँ पे देख सकते हो, एफआईएस पहले थे 26.97% में, जो भी की धीरे धीरे कम होकर अभी सिर्फ 2.46% के बचे हैं। जो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट है, गोल्डमैन सैक्स है, थोड़े से। ओके, लेकिन ये नेम्स में पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये यहाँ पे है। ठीक है, ये लोग अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। अभी जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे हो सकता है कि ये इस स्टॉक में ना भी हो, क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट का डेटा है। तो ये पहले थे, अभी है या नहीं ये अभी फिक्स किसी को भी पता नहीं। फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट, वैनगार्ड इंटरनेशनल ग्रोथ फंड, तो ये पहले थे, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। डीआईज यहाँ पे देख सकते हो, पहले 6.83% के थे, जो अभी हो चुके हैं 1.80% के सिर्फ। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहले हुआ करता था, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड, ये एक पहले हुआ करता था। बाकी आपको ज्यादा कुछ नेम देखने को नहीं मिल रहे। ओके, एक मेन चीज भूल गए हम। ठीक है, प्रमोटर का हिस्सा तो हो गया, पहले 0% का गवर्नमेंट का हिस्सा था, अभी गवर्नमेंट का हिस्सा 33.18% का है। मैं ये सारी चीजें क्लोज कर लेता हूँ एक्चुअली, तब आपको थोड़ा सा ये डीआई की लिस्ट क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे प्रमोटर की भी लिस्ट क्लोज कर लेते हैं। मैंने बोला था ना कि गवर्नमेंट को भी इनको पैसा देना था, तो गवर्नमेंट ने भी उसे शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो 50% यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 2.46%, डीआईएस के पास 1.80% एंड 33.18% गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के पास इनसे मतलब पैसे लेने थे तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए मतलब इन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। मार्च 23 में आप यहाँ पे देख सकते हो, 22 में नहीं था, लेकिन 23 में डायरेक्ट 33% इसकी ओनर गवर्नमेंट हो गई। पब्लिक में देख सकते हो 23% पहले पब्लिक थे, जो भी हो चुके हैं 12.19%। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मतलब हंसते मतलब खुशी खुशी में ये हिस्सा लिया है, और कोई चारा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने पैसों को बचाने के लिए ये शेयर होल्डिंग ली है। तो ये वाला चीज आपको पता रहना चाहिए।
तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए स्टॉक ने। एक दिन में तो 21% की तेजी अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रही है। 5 दिनों का डेटा देखोगे तो कितना है 15.84% का। एक महीने का डेटा देखोगे तो 22% का देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करोगे तो 115% का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 100% का है रिटर्न, ठीक है। लेकिन मेन आपको लॉन्ग टर्म वाला देखना है, इस ईयर के स्टार्टिंग से देखना है 102% का। 5 सालों का देखोगे तो लिटरली 26% आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल जाएगा। एंड मैक्स का देखोगे तो 69% अभी इसके ऑल टाइम मतलब लिस्टिंग से यहाँ पे डाउन है। लिस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 50 के आसपास, तो 50 से यहाँ पे आपको 69% अप्रोक्सीमेटली 70% डाउन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से 120 से या फिर 100 के ऊपर से ये स्टॉक लिटरली 80-90% आपको डाउन देखने को मिल जाएगा। तो इतनी भयानक यहाँ पे गिरावट हुई थी उस टाइम पे। तो ये था वोडाफोन आइडिया का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म नहीं, ओके, मतलब कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं ये वाला चीज, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बिजनेस तो देख चुके हैं वोडाफोन आइडिया का। इसमें तेजी थी, रिटेलर्स बिना कुछ सोचे समझे इसमें चले जाते हैं, इसलिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल के लिए, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।